जय हिंद। आयो आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th साइंस मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप 2024 में अगर अपियर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। आपको थंबनेल से देख के ही लग गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांस बनती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1, एक दुनिया पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए क्या लिखा है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन समझ रहे ना क्या है। याद कैसे होगा आपको, जब क्वेश्चन को बार बार देखेंगे ना, विजुअलाइज करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ को आप लगातार लंबे समय तक देखते रहेंगे तो आप उसको भूल नहीं सकते। उस तरह ही होता है पढ़ाई। आप पढ़ाई को 1 से 2 बार 3 बार देखते हैं, फिर क्या होते हैं, मिस आउट हो जाते हैं। फिर 2-4 दिन उससे क्वेश्चन से जब अप डाउन होता है ना, तो फिर माइंड से उतर जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो संडे मिलता है ना, उस संडे को आप रिविजन कर लीजिए कि पूरे सप्ताह में हम क्या क्या पढ़े और क्या क्या हमें आगे पढ़ना है। जितना ही आगे पढ़ना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत होता है पीछे को रिविजन करना। तो पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब समझ गए ना, छाया, इमेज, किस की विशेषताएं को लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। मतलब समझे, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखा हो तो उतना उसका जो इमेज यानी छाया होता है, प्रतिबिंब होता है, उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उसे आधा होना आवश्यक होता है। मतलब समझ गए ना कि उसे आधा देखने के लिए, मतलब क्या, पूरे देखने के लिए दर्पण की का जो आकार होता है उससे क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, उसके जो आधा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विभव क्या है इसका मात्रक लिखे। विभव क्या है इसका मात्रक लिखे। आंसर लिखेंगे, ईंधन इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, मतलब क्या, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। मतलब कि कोई भी जो काम होता है, इकाई धनावेश जो जितना भी जो पढ़ने वाले कार्य का जो कार्य करना पड़ता है, उसे बिंदु पर विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहेंगे, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, हम उसे अदिश कहते हैं। जो परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश कहेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 3, मोस्ट वीवीआई पॉपुलर क्वेश्चन है। आई होप आप लोग अंत तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लेमिंग का वाह हस्त नियम क्या है। वाह हस्त नियम मतलब बाम मतलब बायां हाथ नियम क्या है। आंसर लिखेंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन, आप हमें बताएंगे इलेक्ट्रॉन पे क्या पॉजिटिव रहते हैं या निगेटिव रहते हैं, कि गति की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे 4, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। आंसर लिखेंगे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का कार्य करता है। विद्युत मोटर समझे ना, मोटर जैसे आप लोग देखे होंगे, जब पानी जो खींचते हैं ना, तो उस पानी में जो करंट देते हैं तो क्या होता है, नचने लग जाता है। तो वही लिखा कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित, मतलब धारा यानी करंट जब उसमें दे रहे हैं तो कुंडली पर एक जो बल होता है युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का कार्य करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फ्यूज कैरियर क्या होता है। फ्यूज कैरियर का मतलब है जीवन। फ्यूज का कितना जीवन है, क्या होता है। यह चीनी मिट्टी का एक खोल होता है। कौन, फ्यूज कैरियर क्या होता है, तो यह चीनी मिट्टी का एक खोल होता है जिसमें तांबे के 2 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट है, तांबे के 2 पॉइंट होते हैं। इन दोनों को फ्यूज की तार द्वारा जोड़ देते हैं। इस खोल को फ्यूज कैरियर कहते हैं। इस तार को क्या कहते हैं, फ्यूज कैरियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। आंसर, किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र में चुंबक के आकर्षण या विकर्षण का प्रभाव जहां तक दिखाई देता है
उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब समझिए ना, चुंबक आप देखते होंगे कि जब अट्रैक्शन पावर होता है, चुंबक के आसपास जब हम कोई लोहा या कोई भी जो उसमें जो मेटल होते हैं उसमें सटाते चिपकाने के जो पावर होते हैं, खींचने का आकर्षण या विकर्षण, अट्रैक्शन नोट होते हैं ना, जो उसमें अपने आप खींचते हैं, आकर्षण करते हैं। सिंपल सी बात, आप जैसे कि आप अपनी मम्मी को देखते हैं, अब मम्मी नहीं बुलाएगी तब पर भी आप वहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्शन पावर है, आप उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको ही अट्रैक्शन मतलब कहते हैं कि अपनी ओर खींचना, आकर्षण करना। जैसे सपोज दैट कहीं मेला लगा हो, आप घर में हैं, अब बाजा बहुत अच्छे बज रहा है, तो आप ना चाहते हुए वहाँ पर खींच लेंगे, यानी चले जाते, उसे बोलते हैं आकर्षण, मतलब अपनी ओर खींचना। विकर्षण मतलब तोड़ना, वही होता है आकर्षण। यानी कि कोई भी जो पदार्थ है और जो अपने ओर खींचते हैं, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? पहला आंसर, ऐसे विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसे विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात यानी बाद अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 8, विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है? विद्युत की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो आंसर देखेंगे इसका, विद्युत धारा की शक्ति पर, कुंडली में तारों की लपेटों की संख्या पर, चुंबक के रूप में। किसके रूप में? चुंबक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? मतलब किसी चुंबक के क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल मतलब होता है फोर्स, कब अधिकतम होता है? आंसर समझेंगे इसके बारे में क्या होता है आंसर। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल, विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत उस पर जब परपेंडिकुलर होता है, लंब होती है, तो उसमें क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, कोई दो बल रेखा आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? कोई दो बल रेखा आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्वेश्चन है ये, मतलब जो दो बल रेखाएं एक आपस में क्यों नहीं काटती है? आंसर देखेंगे क्या कह रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन में देखा आंसर लिखा है कि कोई दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। कोई दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, यदि वह काटते तो इसका तात्पर्य होगा कि कटान बिंदु के उत्तरी ध्रुव पर लगा परिणामी बल दो दिशाओं में होगा, जो कि असंभव है। मतलब संभव है ही नहीं, असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है? आंसर लिखेंगे, निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता। जब मतलब बल्ब आप देखे होंगे, जिससे आप तो वाइट बल्ब है तो आप तक नहीं दिखाई देता है। इससे पहले हम जाएंगे 1-2 साल पहले, अभी भी मिलता है लेकिन रेयर केस में आप मतलब उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज होती है ना, उसका ज़्यादा खींचता है, वो वोल्ट ज़्यादा होता तो पावर एम्पियर से ज़्यादा लेते हैं, इसलिए हम उसे कम पावर का बल्ब, वाइट वाले बल्ब यूज़ करते हैं। आप पीछे चले जाएंगे, देखते होंगे कभी रेड बल्ब देखे होंगे, उसमें देखे होंगे कि 2 खुट्टा होता है, वो खुट्टा के बीच जो पतले जो तार होता है ना, उसे बोलते हैं टंगस्टन। क्या नाम है उसका? टंगस्टन। तो निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस में तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, अतः बल्ब की क्षमता बढ़ जाती है। यानी बल्ब की क्षमता बढ़ाने के लिए बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो ये भी समझेंगे, तो कौन सा गैस भरी जाती है? आर्गन या नाइट्रोजन बढ़ा जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आंसर लिखेंगे, हमारे नेत्रों को प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, हमारे नेत्रों मतलब हमारा आँख, हमारे नेत्रों मतलब क्या हुआ? हमारा आँख को प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। आप समझिए क्यों प्रतीत होते हैं। तो हमारे
नेत्रों मतलब हमारे आँखों को प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात यानी कि बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक लगातार अपवर्तित होता है। लगातार मतलब लगातार अपवर्तित होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, आप जिंदगी में अगर कहीं उदास है ना तो अपनी मम्मी पापा को याद कीजिएगा, सारा उदासपन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप उससे दूर भागते हैं, इसलिए अट्रैक्शन पावर कम होने के कारण क्या होता है, आप कभी गुस्सा में आते हैं, कभी आलसी आते हैं, कभी मन नहीं करता, कभी बहुत मन करता है। जब कुछ मन में ख्याल आए ना उल्टा सुल्टा, तो आप अपनी मम्मी, अपनी पापा, अपनी बहन, अपनी जो रिलेशन है उसको याद कीजिएगा एक बार, आपको शायद सुकून मिले और ज़िंदगी एक नया जीने का रास्ता मिले, एक नया आइडिया मिले। जैसे होता है ना कि कभी कभी पढ़ते विचलित हो गया, नहीं हो रहा कुछ हो, अरे भाई नॉर्मल से ज़िंदगी है, एक आईने की तरह इमेजिलिटी होती है, यानी कि आप जैसे आप व्यवहार करते हैं ना वैसे आपको दिखता है। आईना देखें ना, आईना सेम आपको इसे दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मन लगा के पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में एक नए से उभार लाइए और अपनी ज़िंदगी को एक नई रास्ता दीजिए। चलते क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? आंसर, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इन पदार्थों को जब जल में घोला जाता है तो यह वियोजित होकर हाइड्रोजन, वियोजित का मतलब खंडित होकर, टूटकर हाइड्रोजन प्लस यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। सिंपल से आप बात याद रखेंगे कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। दूसरा परिभाषा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। इन पदार्थों को जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस देगा उसे हम अम्ल कहते हैं। सिंपल सी बात, आप 3 को डिफाइन याद कर सकते हैं। पहला कि जो स्वाद में खट्टा हो, दूसरा जो नीला लिटमस को लाल कर दे, तीसरा जिसे तोड़ने पर हाइड्रोजन प्लस आए। अगर प्लस हाइड्रोजन आया तो 100% अम्ल होगा, समझ गए। अगर वो प्लस H आया तो 100% वो क्या होगा? अम्ल होगा। जिसका pH मान 7 से कम होगा वो 100% अम्ल होगा। या आप अगर ये बात नहीं जानते, आप सिंपल सी बात जानते तो आप ये भी समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो अगर चीख के अगर खट्टा लग गया ना आपको, तो समझ जाना कि वो 100% अम्ल ही है। ओके, तो अम्ल समझ गए। इसका देखते हैं कि कौन सी नॉर्मलिटी क्वेश्चन है, इसमें आप यहाँ तक याद कर सकते हैं कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि इमली में कौन सा अम्ल? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में, ये VBI है, VBI इसको कर लीजिए, लाल चींटी वाला VBI है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू तथा संतरा के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और अमरूद के में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। समझ गए ना कि ये आपसे पूछेगा, चाय में पूछेगा टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा कौन पूछता है, या घास पूछे या चींटी के डंक पूछे, इसमें होता है फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्षार क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, क्षार किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलय का मतलब विलीन हो जाना, खत्म हो जाना, मिट जाना उसमें, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH देता हो, OH देता हो, जो OH देगा, आयन देगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, यानी कि जिसके अंत में OH हो समझना को क्षार है यानी भस्म है। ओके, अब आप समझिए। चलिए इसका गुण देखते हैं। आप एक बात और बता दें कि जिसका pH मान 7 से अधिक हो और 14 से कम हो, जस्ट लाइक 0 से लेकर के 14 तक इसका pH स्केल का मान होता है। अब जिसमें 7 न्यूट्रल है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 0, यहाँ दिया 7 और यहाँ दिया 14 यानी 14। ये 7 न्यूट्रल है तो ये मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उदासीन विलयन। कौन सा विलयन? विलयन किसे कहते हैं? जो घुल जाए उसे हम विलयन कहते हैं, जो घुल जाए विलयन। जो विलयन भी 2 प्रकार का होता है,
वायवीय विलयन और अवायवीय होता है। वायवीय अवायवीय वहाँ से बना सकते हैं, विलयन में हो सकता है। समांग मिश्रण विषमांग मिश्रण, आप वहाँ से अलग बातें, सबका अलग अलग मीटर होता है, आप वहाँ से समझ सकते हैं बातें। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल समझना है तो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं कि मिश्रण क्या है, तत्व क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझाया गया है। अभी हम बात कर रहे हैं कि पीएच स्केल का जोहानसन उसका फादर यानी पिता है, जिसका पीएच कहाँ होता है 0 से 14 तक वैल्यू होता है इसका। बीच में आप लीजिए, जब बीच को मान लीजिए ना 7, जब आप शादी जो कर पाते हैं ना, तो लड़का लड़की के भी शादी होता है, बीच में होता है अगुआ, तो 7 को समझ लीजिए कि अगुआ है। चलिए एक बार कट करके फिर बताते हैं। ये क्या है, ये 0 है, 0 से कितना हो जाएगा 14 होगा, बीच में कितना है 7, ये 7 क्या है अगुआ है, ये अकरा इससे क्या करेगा शादी करवाएगा। इधर कहेगा अम्ल है, इधर कहेगा क्षार है, यानी जितना इधर आएंगे उतना प्रबल अम्ल होगा, इधर जितने इधर जाएंगे उधर प्रबल क्षार हो जाएगा। तो ये समझ गए, इधर को बोलते हैं अम्ल और इधर को बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर पढ़ेंगे क्षार के गुण, इसका स्वाद कड़वा होता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे यह रंगहीन एवं गंधहीन होता है। 3 पढ़ेंगे इसका जलीय विलयन साबुन की तरह चिकना होता है। 4 पढ़ेंगे यह लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देता है, या लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। कहाँ तक अधिक, तो 14 तक, 14 से आगे नहीं होता वैल्यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन यानी 15, अम्ल तथा भस्म के जल के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म के जल के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल को पानी में डुबाया जाता है तब सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में थोड़ा थोड़ा पानी लाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी लाते हैं या थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, यहाँ पे लिख देंगे तो चलेगा। आंसर देखते हैं इसका, एग्जाम्पल्स क्या क्या बातें हैं। कुछ भी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, लवण का पीएच मान 7 होता है। लवण का पीएच मान कितना होता है 7। यहाँ पर लिख सकते हैं मिट्टी का पीएच मान भी 7 ही है, लिख लीजिए मिट्टी का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। अम्ल में क्षार एक दूसरे को उदासीन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक। एक नोट बता दें, जिसके अंत में HCl हो या HNO3 हो या SO4 हो, समझ लेना 100% अम्ल ही है। क्या है, अम्ल है। क्या है वो, अम्ल है, 100% अम्ल ही है। नेक्स्ट बताएंगे, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। वैसे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप में आयनित करता है दुर्बल अम्ल कहलाता है, जैसे कार्बनिक अम्ल H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, सांद्र अम्ल तथा तनु अम्ल किसे कहते हैं। जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहती है तो उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। इसमें जब जल की मात्रा कम होती है, जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो और तनु अम्ल कहलाती है। इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। सिंपल सी बात, जल और अम्ल को जो मिक्सचर करवाएंगे ना हम, तो जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहेगा तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। तनु मतलब कमज़ोर, कह रहे तन्नुक है, मतलब तन्नुक है मतलब कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 19, प्रबल भस्म क्या है। वैसे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता हो उसे प्रबल भस्म कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल भस्म किसे कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आप कॉपी में नोट डाउन करें या तो इसको लिखवा सकते हैं। अगर आप मधुबनी से सटे हुए हैं तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपका अपना कोचिंग सेंटर KVS कोचिंग सेंटर मधुबनी, प्लेस बड़ी बाजार मधुबनी एंड गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी, वार्ड नंबर 13। चलिए क्वेश्चन पर है, दुर्बल भस्म क्या है, आंसर पढ़ेंगे। वैसे भस्म में जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड
NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही वीडियो में आप पूरे 80 के 80 हकदार बन जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन को हमको बनाना है, जिसमें आपको 40 नंबर सब्जेक्टिव का आता है साइंस में, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव का आता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 लवण क्या है, आंसर पढ़ेंगे। अम्ल तथा भस्म को अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है तथा जल बनता है। लवण में दो मूलक उपस्थित होते हैं, एक मूलक भस्म से प्राप्त होता है जबकि दूसरा मूलक अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त मूलक भास्मित मूलक कहलाते हैं और यह धनाभिषित होता है, और अम्ल के द्वारा धनाभिषित होते हैं। अम्ल के द्वारा प्राप्त मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं तथा यह ऋण आवेशित होते हैं। लवण को 3 भाग में बांटा जा सकता है। ए सामान्य लवण, वैसे लवण जिसमें विस्थापित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड समूह नहीं होता उसे सामान्य लवण कहते हैं। बी अम्लीय लवण, वैसा लवण जो किसी भी भस्म द्वारा अम्ल के उदासीन के द्वारा बनता है उसे अम्लीय भस्म लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका भास्मिक लवण, वैसे लवण जो अम्ल द्वारा उदासीन होकर भास्मिक लवण प्रदान करता है उसे भास्मिक लवण कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 23। धोबिया सोडा बनाने की विधि का वर्णन करें, आंसर। धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। यह साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। खाने वाले सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया करने पर धोने वाला सोडा बनता है।